नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु धूपिया और आप सभी का आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आईएफएस एक ऐसी संस्था है जो यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, आईआईटी जैम, पीएससीज और तरह तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें आप लोगों को मेंटरशिप प्रदान करता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साउथ वर्सेस सेंटर। ठीक है, दक्षिण वर्सेस केंद्र। क्या है ये, क्या है साउथ और केंद्र? बेसिकली स्टूडेंट्स, साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो केरल है, ये जो चारों स्टेट्स हैं वो केंद्र के साथ कुछ मतभेद होने के कारण दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका जो प्रोटेस्ट है वो सारा रेवेन्यू को लेकर है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा जो दिल्ली है वहां पर जंतर मंतर के सामने साउथ इंडिया के जो राजनेता हैं वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और वो कौन सी नीतियां हैं जिनके कारण विरोध किया जा रहा है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, दक्षिण जो राज्य हैं इन्होंने 15वें वित्त आयोग मींस 15th फाइनेंस कमीशन है और केंद्र सरकार की वित्तीय नीति, जो फाइनेंस वाली जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनके खिलाफ विरोध किया है। ये हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था और उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि कर बंटवारे, मतलब जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, टैक्स जो मिलता है, टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, उनमें भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ में। और साथ ही साथ जो ग्रांट्स मिलते हैं, जो अनुदान मिलते हैं, उनमें अनदेखी की गई है उन राज्यों की। ये उन राज्यों का कंप्लेन है, इसलिए वो विरोध दर्ज करवाने के लिए एक ये अपना जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, 7 फरवरी को हमारे कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है वो आए और उन्होंने जंतर मंतर पर आकर धरना दिया। तो साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिण के जो राज्य हैं आपके सामने आप देख पा रहे हो कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। ये अपने दक्षिणी भारत के राज्य हैं। तो आपको मैप के माध्यम से भी समझ में आना चाहिए कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करता था, आंध्र प्रदेश, और फिर इनका बंटवारा हो गया। अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं। तो तेलंगाना की जो राजधानी है आपको पता है हैदराबाद। जब बंटवारा हुआ तो हैदराबाद बड़ी ही फेमस सिटी है, वो तेलंगाना में चली गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल को लेके, राजधानी को लेके कुछ डिस्प्यूट्स हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब आंध्र प्रदेश बना था तब इसकी कैपिटल अमरावती मानी गई और अब जब सरकार बदल गई तो वो कह रहा है कि विशाखापट्टनम को हम लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाएंगे। अभी के लिए अमरावती ही मानी जाती है। फिर बाद में आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो ये हमारे कुछ दक्षिण के राज्य हो गए। अब ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट जो आया है दक्षिणी राज्यों के मन में, वो आया कैसे? उनके मन में जो ये भेदभाव वाला चीज निकल कर कैसे आई, उनके दिमाग में कैसे आई? हुआ क्या है स्टूडेंट्स कि हाल के जो वर्ष हैं उनके आंकड़े ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक रुपए के लिए जो राज्य केंद्र को अपने राज्य के राजस्व से योगदान देते हैं, इन्हें वापस इतना मिलता है। कितना मिलता है ये देखिए। अगर 1 रुपए कर्नाटक ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो उनको वापस केंद्र से कितना मिलता है? 0.15, मतलब 15 पैसा मिलता है। 1 रुपए आपको एक बेस लेवल समझाने के लिए है कि अगर 1 करोड़ है तो 15 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं केंद्र की तरफ से। किसको? कर्नाटक को। ठीक है, फिर बाद में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जब 1 रुपए देता है, कंट्रीब्यूशन करता है अपना, तो सरकार उसको देती है 0.25 रुपीज का मतलब 19 पैसे। वैसे ही और स्टेट्स हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देखिए केरल। तो ये देख रहे हैं सारे के सारे, आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे ये हैं तमिल, जो अपने दक्षिणी भारत के राज्य हैं। और फिर बाद में दूसरे कंपैरिजन के लिए आपको नॉर्थ इंडिया का मैं बताता हूं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के देखिए किस तरह से ज्यादा है। मतलब राजस्थान अगर 1 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1 रुपए 33 पैसे वापस पाता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश जो है वो
2.73 पौने 3 रुपए उसको वापस मिलते हैं और बिहार को 7 रुपए वापस मिलते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। अब ये देखकर इन दक्षिणी भारत के राज्यों के अंदर एक उत्पन्न हुआ भेदभाव वाला जो उनके मन में आया है, ठीक है, और इसी को लेकर वो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में अब आप सोचेंगे कि सर ये 0.25 29 पैसे 19 पैसे ये कौन डिसाइड करता है, ये फॉर्मूला क्या है? जब 1 रुपए कर्नाटक ने दिए हैं तो उसको 19 रुपए या 29 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं? क्या बात है? एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है डेवोल्यूशन फॉर्मूला। ये कौन करता है? ये अपना जो फाइनेंस कमीशन होता है वो तय करता है कि कितना जो पैसा है वो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाएगा। ओके, तो 15वें जो वित्त आयोग, जो 15th फाइनेंस कमीशन था, उसने वितरण फॉर्मूला, जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है उनका, उसके हिसाब से राज्यों को कोष का आवंटन निर्धारित किया। और जो विरोध कर रहे हैं राज्य इस फॉर्मूले के आधार पर कि राज्यों को मिलने वाला हिस्सा में वो कमी का दावा कर रहे हैं कि हमें फाइनेंस कमीशन हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये डिवोल्यूशन फॉर्मूला में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं? तो कंसीडरेशन के लिए अब मैं बता दूं कि कितनी सारी चीजें देखी जाती हैं एक राज्य को पैसा देने से पहले। उसमें ये शामिल है, 12.5% रोल रहता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, फिर आती है पॉपुलेशन, फिर आता है एरिया उस राज्य का, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जो वन प्रदेश होते हैं वो, इनकम डिस्टेंस, ये इक्विटी होती है, और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स 2.5% के लगभग। तो ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन देखता है और उसके बाद में तय करता है कि कितने स्टेट को, मतलब किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है? क्योंकि ये जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं ये केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार अपने फेवर में ये कहती है कि हम लोगों का कोई रोल ही नहीं है, ये तो सारा का सारा फाइनेंस कमीशन तय करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने जो ये वाली जो स्लाइड है आपके सामने, ये दिखाती है कि जो टैक्सेस का जो शेयर है वो दिन ब दिन क्या है, घटता हुआ चल रहा है। कर्नाटक को देखिए, 10th फाइनेंस कमीशन ने 5.34% दिया था टैक्स का, और वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कैन यू सी इट? तो इसी को ही क्या करना है, इसी को ही अपने केंद्र सरकार वो कह रही है कि देखो टैक्सेस में कमी आ रही है, ठीक है। अब ये जो विरोध है ये 5 मुख्य मुद्दों से संबंधित प्रतीत होते हैं, जैसे रिपोर्टों से पता चलता है, जैसे भी प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। तो 5 एक मेन पॉइंटर्स हैं, वो यहां आपके सामने लिखे हैं कि इन किन कारणों की वजह से प्रोटेस्ट हो सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। सारे 4 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो दिल्ली में आके धरना दे रही है। इसका मतलब कोई बड़ी ही चीज हुई होगी। बस सिर्फ ऐसे नहीं कि हमको टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस वजह से इतना बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। पहला तो बात हम लोगों ने कर ली कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को लेकर हो रहा है, ये तो हमने पढ़ा। दूसरा ये है कि जीएसटी मुआवजे का अंत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देना बंद कर दिया, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। तीसरा यह है कि राज्यों द्वारा उधार लेने के लिए केंद्र का समर्थन, मतलब जब कोई राज्य अपने खर्चे के लिए दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से, दूसरे किसी राज्य से या केंद्र से अगर उधार लेता है तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, एक लिमिटेशन तय कर दी गई है कि आप इतना ही उधार ले सकते हो। तो दक्षिणी भारत के जो अपने ये स्टेट्स हैं ये ऐसा कह रहे हैं कि सर ये आप गलत कर रहे हो, ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है इसके खिलाफ आप हमला कर रहे हो, आप धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ अपना चल रहा है। फेडरल सिस्टम होना चाहिए जिसमें राज्य और केंद्र को दोनों तरह का अधिकार होना चाहिए, आप उस अधिकार को खत्म कर रहे हैं। हमारी जो बोरोइंग कैपेसिटी है, हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए कोई बोरोइंग करना चाहे, उधार लेना चाहे, आप उस पर रोक लगा रहे हो, ये गलत बात है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि सूखा या बाढ़ राहत जैसी विशेष सहायता की मांगों के प्रति केंद्र की प्रतिक्रिया। जैसे कि एक राज्य ने, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो एक राज्य ने कहा कि हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा था, तो उसका कंपनसेशन भी अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, तो उसका भी विरोध चल रहा है। और 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि राज्यों के
बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की फंडिंग, मतलब जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि हमेशा भागीदारी होती है, कुछ परसेंट स्टेट की होती है, कुछ परसेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और कुछ कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसको पीपीपी पार्टनरशिप कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन राज्यों का एक ये आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार वो रोक रही है, हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर से अपना हाथ खींच रही है। तो ये कुछ उन्होंने विरोध अपना दर्ज करवाया है। अगर कर्नाटक की बात करें, देखो इसमें स्टेट सारे हैं बट सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कर्नाटक जो मामला है उसमें कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया उन्होंने केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि आयोग की सिफारिशों में बदलाव के कारण कर वितरण में 62,000 करोड़ को नुकसान हुआ है कर्नाटक को, ठीक है। जो टैक्सेशन सिस्टम हुआ, और देखो आप कर्नाटक को सबसे कम पैसा मिला है इसलिए इनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और कर्नाटक ने ये भी बताया कि अभी तक जो उसके सूखा राहत कोष है उसको भी जारी नहीं किया गया है। भाई कोई एक अपने साथ में जो ड्रॉट रिलीफ फंड था वो रिलीज करवाना चाह रहा था कर्नाटक, उसको भी नहीं किया है। तो ये कर्नाटक का इश्यू है, कर्नाटक इसलिए विरोध कर रहा है। उसके बाद में आता केरल की दिक्कत कहां है? केरल तो एक और कदम आगे बढ़ गया। केरल ने सर्वोच्च न्यायालय के तक अपनी चिंताओं तक पहुंचा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केरल अपनी चिंताओं को लेकर। उसमें 2023 में राज्यों की उधार लेने की क्षमता पर केंद्र ने क्या है प्रतिबंध लगा दिए, उसको चुनौती दी है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। उसके अलावा केरल के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर की जो रिसिप्ट होती हैं उसमें 57,400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है सेंटर के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो केरल की उधार लेने की हकदारी है उसको केंद्र के अपने मापदंडों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में नकार दिया है। मतलब जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसमें केरल के जो अपने उधार लेने का जो कैपेसिटी है उसको बुरी तरह से नकार दिया कि केरल आप उधार नहीं ले सकते हो। तो ये केरल के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर आता है हमारा, और तो केरल क्या कह रहा है कि जो केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसने केरल का यह कहना है कि केंद्र द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध हैं वो अनुचित है और संविधान के विरुद्ध है। फिर बाद में केंद्र भी रेस्पॉन्ड देगा। केंद्र क्या कह रहा है कि केंद्र का ये कहना है प्रतिबंध जो होते हैं वो आवश्यक है, क्योंकि राज्यों की जो ऋण की स्थिति होती है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर अगर बेतहाशा पैसा उधार ले लिया गया उसको चुकाओगे कैसे? फिर बाद में आप आओगे लास्ट में केंद्र सरकार के पास में, तो पहले से ही उसको कंट्रोल्ड मैनर में हमें करना है, ये केरल ने कहा है। अब देखो फिर दोनों पक्षों को सुन लिया केंद्र, फिर बाद में केंद्र को भी सुन लिया, केरल को भी सुन लिया। उसके बाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पे क्या कर दिया कि आपको फैसला सुनाया जाएगा। कब? उनकी जो नेक्स्ट जो तारीख है वो 28 फरवरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में आता है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु ये कहता है कि तो तमिलनाडु प्रतिवर्ष जीएसटी से पहले की व्यवस्था की तुलना में 20 करोड़ की राजस्व कमी का सामना कर रहा है। मतलब जब से जीएसटी आया है, जीएसटी से पहले तमिलनाडु के पास अच्छा खासा पैसा होता था, तमिलनाडु ऐसा कहता है। और यह कहा जा रहा है कि जब जीएसटी आने के बाद में क्या हो गया, उसको 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिससे कि उसकी जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हैम्पर हो गई हैं और वो चल नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी। ओके, और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 के लिए 50% हिस्सा, जिसकी लागत 63,000 करोड़ रुपए के लगभग है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ये तमिलनाडु का आरोप है, तो इसलिए तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सब अपने स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अब आई सेंटर की बारी। सेंटर के पास जाओगे तो सेंटर को ये सारी प्रॉब्लम्स बताई गई है कि भैया आपके जो स्टेट्स हैं वो आपके खिलाफ इस तरह से धरना दे रहे हैं, तो आपका क्या जवाब है, आपका क्या रुख है। तो केंद्र ने क्या कहा है, जो अपने केंद्रीय वित्त मंत्री हैं मिस सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक सरकार ने तथ्यात्मक गलतियां की हैं, मतलब उन्होंने कुछ फैक्चुअल डेटा में गलतियां की हैं, गलत मौद्रिक दावे, मतलब जो मॉनेटरी क्लेम्स होते हैं वो गलत पेश किए हैं, और कुछ
चुनिंदा नुकसानों का उल्लेख किया है, बिना लाभ का उल्लेख किए। मतलब उन्होंने प्रॉफिट को तो बताया नहीं, बट लॉस को दिखा दिखा कर क्या कर रहे हैं, अपना रोना गा रहे हैं। ये कहना है अपने केंद्रीय वित्त मंत्री जी का। और कर्नाटक और केरल के विपरीत राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार को किसी भी राजस्व घाटे अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ये जोड़ा है साथ में कि भाई आप किस चीज का कंपनसेशन मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं जिनका राजस्व घाटा हुआ है, उनको भी हम लोगों ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। आप तो डेवलप्ड हो, आप ये कर रहे हो ना कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ऊपर के जो स्टेट्स हैं, उनको एक अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि हम तो उत्तर प्रदेश और बिहार को भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। फिर बाद में अपने जो वित्त सचिव हैं, जो वित्त मंत्री के जो सचिव होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो वित्तीय आवंटन होता है, मतलब जो भी ये फाइनेंशियल अलोकेशन किया जाता है, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। जो गाइडलाइंस बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने आपको ये फंड दिए हैं, और आप लोगों ने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया है हमेशा से, तो अब क्या दिक्कत हो गई, ये बोला गया है सेंटर के द्वारा। ओके। अब आपको पता है पॉलिटिक्स तो संसद में क्या हुआ, कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी जी ने दावा किया कि गैर भाजपा राज्य जहां पे बीजेपी नहीं है, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में नहीं है, तो उनके वित्तीय बकाया से वंचित थे। मतलब उनको फाइनेंशियल ड्यूज से डिप्रीवेशन कर दिया गया, वंचित रख दिया गया। तो वित्त जो मंत्री है उन्होंने पलटवार किया। देखो ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, इसमें अपन को ज्यादा डीप में नहीं जाना। हमें एज ए नॉर्मल सिटीजन बायसनेस नहीं दिखाकर, अपने कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है आपकी, आप अपने पास रखिए, बट एज ए कैंडिडेट, एज ए स्टूडेंट हमें एक बीच का रास्ता लेना है। बट हमें पढ़ना सबको है, जो व्यूज होते हैं अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, दोनों को जानना हमें जरूरी होता है। तो वित्त मंत्री जी ने पलटवार किया और समझाया कि राज्य को वितरण वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज हमारे वित्त सचिव जी ने भी कहा था, ये कह रही हैं कि इनमें कोई इनका गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगा दिया कर्नाटक सरकार पर कि ये अलगाववादी मानसिकता को दर्शाते हैं कर्नाटक सरकार। ठीक है। तो बेसिकली एज ए जनरल सिटीजन तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देश में क्या चल रहा है। अगर एज ए स्टूडेंट की मैं बात करूं, एज ए कैंडिडेट, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है, जीएसटी कैसे काम करता है। ठीक है। हमें पॉलिटिक्स में ना जाकर जो इसमें जो पॉइंटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले बात तो फाइनेंशियल कमीशन के बारे में आपको जानना है। दूसरा है कि जीएसटी कैसे काम करता है। ठीक है। तीसरा यह है कि डेवल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि जो स्टेट को जो टैक्स मिलता है वो कैसे मिलता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आजकल खूब लाइमलाइट में है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट को जो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुने जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको एक 360 होलिस्टिक जो अप्रोच है वो रखनी है अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो सेट हो या फिर नेट हो, यूपीएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम होता है उसमें आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।